हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। आज का जो डिस्कशन है वो रिलेटेड है बोहर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एजम्पशन, किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, और इस ऑर्बिट को अपन बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट, नो एनर्जी इज रेडिएटेड, एंड दिस ऑर्बिट इज नोन एज द स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर एनर्जी रिलीज कब करेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, द एनर्जी इज रेडिएटेड in form of the light, in form of the radiation, in form of the electromagnetic wave। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर आता है तो जितनी एनर्जी अब्जॉर्व किया था, दिस एनर्जी इज रेडिएट इन फॉर्म ऑफ द लाइट, इन फॉर्म ऑफ द फोटोन। तो ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है। अब मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम को किसी एनर्जी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे, यानी उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जंप करेंगे। तो व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एंड एटम इज सेड टू बी द एक्साइटेड स्टेट। ये जो कंडीशन इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, माइक्रोस्कोपिक लेवल में चीजें वैसे नहीं होती जैसे कि डेली लाइफ में या क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। तो उस एक्साइटेड स्टेट में एटम बहुत ही कम समय तक रहता है, नियर अबाउट 10⁻⁸। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब एक्साइटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड, और एक्सेस एनर्जी रेडिएट इन फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्पेक्ट्रम लाइन कैसे बनेगा। देखिए बहुत सिंपल है। ये आपका एक एनर्जी लेवल है E1, दूसरा एनर्जी लेवल ये है E2। जैसे कि मैंने इसको पिछले लेक्चर में बताया कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ओर बढ़ेगी, जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स की ओर जाएंगे, एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका n1 इक्वल्स टू n1 एंड n2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये लोअर एनर्जी लेवल, उससे ज्यादा ऐसा करके ज्यादा रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? इसकी डेफिनेशन क्या है? बोहर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। द डिफरेंट wavelengths due to different transition the different wavelength due to the different transition constitute a spectral series and which are characteristic of the atom emitting them। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बता रहा हूं, हम लोग का मेन थीम है कि बोहर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे हमको मिलता है कि जब when the electron is jump from the higher energy level to lower energy level, तो हमको एक सीरीज मिलेगा आपको डिफरेंट टाइप। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुल सब आता है। तो when an electron is jump from, ये न्यूक्लियस है आपका,
व्हेन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका ये एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एनर्जी और टाइम के बीच में जो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन द टाइम, एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ द h/2 पाई। इससे अगर आप निकालोगे तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा तो 10⁻⁸ आएगा। यानी जो एक्साइटेड स्टेट इज नॉट ए स्टेबल, जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो बहुत ही कम समय तक रहता है, फिर नीचे डी एक्साइट होता है। कितने समय तक रहता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिटवीन द अनसर्टेनिटीज इन द एनर्जी एंड टाइम इंटरवल। इसके थ्रू निकाल सकते हैं, तो 10⁻⁸ आता है। तो जब वो नीचे जब आता है अपने लोअर ऑर्बिट्स में आता है, लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, दिस एनर्जी इज रेडिएट इन फॉर्म ऑफ द लाइट, इन फॉर्म ऑफ द फोटोन। तो आज हम लोग इसी स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात करेंगे, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अब चलिए, तो अब यहां पर क्या होगा, एक्सेस, ये तो हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर है, तो E2 माइनस E1, द एक्सेस ऑफ द एनर्जी, जितना एक्सेस होगा उसके इक्वल यहां पर जो डी एक्साइट होगा ये, तो ये लाइट के पल्स के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, E डेल्टा E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है कि एनर्जी के कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं, जो भी एनर्जी बाहर रेडिएट होगी वो फ्रीक्वेंसी का h टाइम होगा, h इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड लाइट। तो ये, तो अब इससे एक एक्सप्रेशन निकालना है स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एनर्जी का एक जो एक्सप्रेशन मैंने यहां लिख दिया है, देखिए एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसी को लिखूंगा मैं E1, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए फर्स्ट ऑर्बिट, ये कोई भी नंबर है फर्स्ट ऑर्बिट, माइनस m e⁴ एंड z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड n स्क्वायर। तो यहाँ n1 लिख देते हैं, ये n1 को फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सेकंड का कितना होगा स्टूडेंट, सेम वही रहेगा, माइनस m e⁴ z स्क्वायर। अभी हम z के बारे में बात करेंगे, किसके लिए अप्लाई करना है, ये तो बोहर-सैटोरन मॉडल इज इजीली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये z स्क्वायर हुआ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये n2 स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर सभी चीज़ें कॉमन है एक्सेप्ट n1 और n2 को छोड़कर। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। तो इसको बाहर लेंगे और इसको देखिए E2 माइनस E1 करेंगे। हायर एनर्जी, एक्सेस एनर्जी मतलब ये हायर एनर्जी लेवल है, लोअर, तो हायर से लोअर को माइनस करोगे तो ये आएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ स्टेप आएगा, चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स, ये कितना हो जाएगा। तो E2 को पहले लिखोगे तो ये कॉमन चीज को निकाल दो, m e⁴ z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और ये n2 स्क्वायर। फिर माइनस E1 लिखोगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस m e⁴ z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। ये आ गया इतना। अब इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। तो डेल E ये कितना होगा, देखिए ये जो कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालो, या इसको पहले लिखता हूँ मैं, m e⁴ z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट लिखूंगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सब ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा इसको और एक स्टेप लिख देते हैं। ये होगा e⁴ z स्क्वायर, z स्क्वायर को बाद में लिखते हैं, पहले m अपॉन
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये तो टोटली कांस्टेंट ही है, और ये जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये देखिए, तो स्टूडेंट इसको आप देखिए, ये जेड तो नंबर है, ये भी नंबर है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। मतलब इसका जो यूनिट है ये किसके इक्वल होगा? अब यहाँ दो बात लिख देते हैं। अब इसको मिटा देता हूं मैं, ये इसको अब हम मिटाते हैं। इसको मिटा देते हैं, केवल इतने को रखते हैं। देखिए तो हमारे पास जो आएगा आंसर, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब हमारे पास जो आएगा आंसर देखिए, यह आंसर आएगा। देखिए तो देन डेल्टा ई इक्वल्स टू me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जो होगा, और जेड स्क्वायर, और ये होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये n1 ठीक से लिखा नहीं है, n1 और ये n2 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये जो होगा, ये जो है, ये द me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी, जो पिछले लेक्चर में बताया था। लेकिन हमको स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में, तो ये जो डेल्टा ई होता है अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक, डेल्टा ई यानी ये आपका E2 माइनस E1 से करोगे तो कितनी एनर्जी बाहर रिलीज होगी जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो ये होगा H और ये न्यू। तो इसके इक्वल लिखेंगे, डेल्टा ई की जगह लेंगे H न्यू इज me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर तो रहेगा ही, और ये होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये एस तो प्लैंक कांस्टेंट है, इसको उठा के नीचे डाल दो, तो ये न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये h नीचे आएगा तो h³ आ जाएगा, और ये जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको अपन मिटा देते हैं। हाँ, ये इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा। वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। द स्पीड ऑफ द लाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो न्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ c/λ। तो यहां पर न्यू की जगह फ्रीक्वेंसी इज द c/λ, और ये होगा आपका me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³, यहाँ h³ आ गया, और ये जेड स्क्वायर तो रहेगा ही, और 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये c को नीचे करते हैं और 1/λ, तो 1/λ, और इसको बोलते हैं वेव नंबर, इसको लिखते हैं न्यू बार। वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, और ये हो जाएगा आपका c नीचे जाएगा तो ये होगा me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ तो है ही, c भी आ जाएगा नीचे, और ये जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, मतलब ये जो है ना, ये कांस्टेंट है ये, और ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देन me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इज द रिप्रेजेंट द वेव नंबर। वेव
नंबर, वेव नंबर का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय द न्यू बार, और इसका यूनिट होगा आपका L-1। ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, देन वी टेक द वी पुट हम क्या लेंगे, वी विल टेक द Z इक्वल्स टू 1, तो ये 1 अपॉन लेमडा द न्यू बार इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ये जो होगा me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³, और ये c तो रहेगा ही, और z की जगह 1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है 1 अपॉन लेमडा, जो 1 अपॉन लेमडा या न्यू बार, और ये जो है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट RH, रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ द हाइड्रोजन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको लिख देता हूं, RH ये होता है 1.0961 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करना है। तो ये कब होता है, स्पेक्ट्रल सीरीज कब बनता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी। अगर सेकंड से फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट में आया, तो किस टाइप का स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगा। अगर थर्ड से सेकंड में आया, फोर्थ से सेकंड में आया, तो किस टाइप का बनेगा, इसी के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लियर। तो इसका एक्सप्रेशन, इसको जो RH को क्या बोलते हैं, RH को लिख लीजिए हियर, RH इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, हाइड्रोजन के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये 1.096 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, इतना रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहा है, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। यहां तक तो क्लियर है, मैंने इसको निकाल के दिखाया। इसका डायमेंशन कितना होगा, द डायमेंशन ऑफ द दिस वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ द वेव नंबर। इसको वेव नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसको वेव नंबर, हाँ लिख दियो, वेव नंबर। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय द न्यू बार। And for the hydrogen spectrum, the Rydberg constant will be 1.096, ये इतना रहता है। तो ये तो वैल्यू दिया रहता है न्यूमेरिकल में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और जो सीरीज इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पैटर्न क्या रहता है। सबको मालूम होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं। ये बोर्ड थोड़ा सा गीले कपड़े से कर दिया, चलो ठीक है। हाँ, इसको साफ करना पड़ेगा। ओके। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट वेवलेंथ ड्यू टू डिफरेंट ट्रांजिशन मेक्स constitute a spectral series, and this spectral series known as the hydrogen spectrum series। यानी इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट एनर्जी लेवल से किसी सर्टेन एनर्जी लेवल की ओर ट्रांजिशन करता है तो डिफरेंट वेवलेंथ को बाहर एमिट करता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये कैसे होता है, इसके नाम उस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, लाइमन, बामर, पाशन, बेकेट, फुंड। तो वो सबको तो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम रेंज आपको मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते। चलिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आपको यही सब बताता हूं ताकि आपको इजी जाएगा। ये आपको, ये ऐसा, फिर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ऐसे अपने हिसाब से बना रहा हूं, ऐसा कोई डिजाइन नहीं है ये।
तो ये ऐसा है, ये विजुअल है, सन से जो रेडिएशन आता है और जो हमको दिखाई देता है इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम जो हमको दिखाई देता है। और ये इसकी जो वैल्यू होती है वायलेट टू रेड होता है, और यहां पर जो वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000। ठीक है स्टूडेंट, ये वायलेट के ऊपर जो रेंज होता है इसको ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन। और जो इस रेड के नीचे जो लोग उसको बोलते हैं IR रीजन या IR स्पेक्ट्रम। तो ये इनविजिबल है, ये भी दिखाई नहीं देता आपको, इनविजिबल, ये भी इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल। जो दिखाई देता है वो यही है जो दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको खींचने का मकसद क्या है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो लाइमन सीरीज है किस रेंज में आता है, अल्ट्रा वायलेट में आता है कि विजुअल में आता है कि IR में आता है, ये नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको लिख रहा हूं, जो सबसे पहला स्पेक्ट्रम आएगा वो इस रेंज में आएगा, लाइमन। और इस लाइमन सीरीज में क्या होता है इसके बारे में लिखूंगा, बहुत इजी है, पहले आपको यह नॉलेज होना चाहिए। लाइमन सीरीज का जो रेंज होता है अल्ट्रा वायलेट रेंज में होता है। द लाइमन सीरीज बिलोंग टू द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइमन सीरीज यहां से लाइमन, बामर, पाशन, बेकेट, फुंड ऐसा चलता है। ये अगर मैं ऐसे चलूं तो ये हो गया आपका लेफ्ट टू राइट। तो कभी कभी आता है कि लाइमन सीरीज किस रेंज में होता है, तो लोग ध्यान नहीं देते, शायद न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस रहता है। न्यूमेरिकल तो खैर इसका बहुत ईजी है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि लाइमन सीरीज किस रेंज में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस सीरीज में आता है, किस रेंज में आता है, वो नॉलेज हो। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रेंज में आता है। लाइमन के बाद जो आपका आता है बामर, विजुअल रेंज में आता है। और उसके बाद जितने भी हैं लाइमन, बामर, पाशन, ब्रेकेट, फुंड, ये सभी आपके IR रेंज में आते हैं। तो ये विजिबल, ये बहुत काम की चीज़ है, ये विजिबल, और ये IR रेंज में आता है, इनविजिबल है IR रीजन, ये तीनों IR रीजन में आते हैं तीनों। और केवल लाइमन सीरीज आता है UV रीजन में। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू अगर आप उसको समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। यानी लाइमन सीरीज की जो एनर्जी होती है वो बामर से बहुत ज़्यादा होती है, और बामर सीरीज की जो एनर्जी होती है वो पाशन, ब्रेकेट, फुंड से ज़्यादा होता है। क्योंकि एनर्जी कैसे बढ़ रहा है, अल्ट्रा वायलेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहेगा, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा ये। या वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रम में सबसे मिनिमम वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड कलर का 7000, और ज़्यादा तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब होता है एनर्जी डिक्रीज होना। खैर ये तो आपको मालूम होगा। अब हम लोग आते हैं लाइमन सीरीज। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो स्पेक्ट्रल जो सीरीज आपको मिल रहा है ड्यू टू द क्यों मिल रहा है आपको डिफरेंट वेवलेंथ का, ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल से डिफरेंट एनर्जी लेवल की ओर ट्रांजिशन कर रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो उसका जो नाम है उस साइंटिस्ट के बेस पे लाइमन, बामर, पाशन, बेकेट, फुंड। तो लेकिन ये आपको मालूम चाहिए कि लाइमन होता है अल्ट्रावायलेट, और ये बामर जो होता है विजुअल, और बाकी जो है IR, इंफ्रारेड रीजन। अब देखिए मैं केवल एक चीज का बताऊंगा, बाकी आप खुद भी निकाल लोगे, और एक सीरीज बनाऊंगा। मेन इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइमन सीरीज। हमारा बेसिक फार्मूला क्या था, 1/λ न्यू, ये था RH की वैल्यू मैंने आपको लिख दिया था, RH की वैल्यू थी, यहाँ लिख लो RH की वैल्यू। रेडबर्ग कांस्टेंट था 1.0961 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। और ये था आपका 1/n1² - 1/n2।
n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। अब देखिए लाइमन सीरीज कैसे मिलता है, तो इसका बहुत इजी है, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। देखिए ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्बिट है और ये आपका सेकेंड, इसको लिखो फर्स्ट, n1 इक्वल्स टू फर्स्ट, और n2 ये यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू इन्फिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट, देन क्या मिलेगा हमको, वी विल गेट द लाइमन सीरीज। तो यहां पर इस एक का ही समझाया था, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू ऐसा करके ये फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, टू n1 इक्वल्स टू फर्स्ट, देन we get a spectral series, spectral lines, and this line is known as the Lyman series। यानी बहुत सिंपल है, क्या है कि अब सेकेंड ऑर्बिट से n2 का वैल्यू को 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यहां से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, दिस एनर्जी इज रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ द फोटोन, और उसकी जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ का जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्स में आता है। तो अब देखिए ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज होता है, इसका रेंज क्या होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, यानी द फर्स्ट लाइन corresponding to when electron jumps from n2 is equal to 2 to n1 equals to 1, फर्स्ट लाइन मिलेगा, और ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो किसी भी सीरीज में अगर फर्स्ट लाइन लोगे, द फर्स्ट लाइन इज द रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दिस एंड दैट सीरीज। किसी भी सीरीज में चाहे लाइमन हो, बामर हो, पास्टन ब्रैकेट हो, कुछ भी लो, तो जो पहला जो नंबर आएगा, फर्स्ट लाइन इज द रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज। तो इसको मैं निकाल के दिखाता भी हूं, देखिए। तो अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द सेकेंड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो क्या बनेगा, उसका वेवलेंथ कितना रेडिएट करेगा बाहर, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, 1/λ इक्वल्स टू न्यू बार, ये जो भी है, RS तो एज इट इज रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, 1/n1, n1 की जगह लिखेंगे 1 और -1/2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा न्यू, तो RH ये 1 होगा, 1/4 तो 3/4 हो जाएगा। तो हमको लेमडा चाहिए, तो लेमडा हो जाएगा 4/3RH, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो इसकी वैल्यू होगी 1212 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ये 4000 है, यानी ये इसी रेंज में आ रहा है ना, तो ये आपका ये 1212 एंगस्ट्रॉम, ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन आ रहा है। तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो दैट इज द m इज द मैक्सिमम 1212। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आप फर्स्ट लाइन को लोगे, और मिनिमम कब मिलेगा, जब आप उसको ही बता देते हैं। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब चलिए, अब इसको ये स्पेक्ट्रम वाला तो मिटाते नहीं है क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो लाइमन सीरीज समझ में आ गया। लाइमन सीरीज कब मिलेगा, लाइमन सीरीज द बिलोंग टू द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज द जंप फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, देन we will get the first line, and this first line is the longest wavelength, and this is the value of the 1212 angstrom। अब इस सीरीज का लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ द सीरीज मतलब 1 to 1 to
1200 ये यहां पर कहीं होगा ये। तो ये जो है ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां बताएगा, देखिए अब मैं यही लिख देता हूं, यहाँ इसको मिटा देते हैं, लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हाँ सेम है सब, केवल आपको n2 की वैल्यू बदलना है। n1 तो वही रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ही आएगा वो ऊपर से। तो ये इसको मिटा देते हैं, चलिए। तो फर्स्ट लाइन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपका, फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज में, चाहे लाइमन हो बामर हो, वो कॉमन है वो। तो ये आपका हो गया। अब क्या हो रहा है, सीरीज लिमिट, लिमिट ऑफ द सीरीज। इसका कहां से स्टार्टअप होगा और कहां खत्म होगा। तो अब देखो n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4 ना लेके इंफिनिटी। लार्ज ऑर्बिट, बहुत दूर के ऑर्बिट से, जहां पर इलेक्ट्रॉन टोटली फ्री हो जाता है, वहां से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है n1 इक्वल टू 1, तो इस वैल्यू को, इस कंडीशन को रखोगे तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू न्यू, ये होगा आर एच, और ये 1 अपॉन n1 की जगह 1 स्क्वायर माइनस ये तो 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द इन्फिनिटी। तो देन 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर एच, और ये होगा 1। इसको रिवर्स करोगे तो आएगा लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन आर एच। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। तो जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज एक को समझ लो, बाकी सब वैसी है। लाइमन सीरीज जो है इसका कहां से होता है, n1 इक्वल टू 1 होगा और n2 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। इफ n2 इज इक्वल टू 2 होगा और n1 इक्वल टू 1 हमेशा रहेगा लाइमन सीरीज के लिए। तो ये जो मिलेगा आपको, द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और ये जो होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लेमडा मैक्सिमम होगा, और ये होगा 1212 एंगस्ट्रॉम। और व्हेन n1 इक्वल टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा वेवलेंथ, यानी ज्यादा वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। उसके बाद n1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन n2 की वैल्यू इंफिनिटी, यानी बहुत दूर के ऑर्बिट से, जहां पर इलेक्ट्रॉन टोटली फ्री हो जाता है, वहां से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन कर रहा है, बहुत दूर के ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तब जो मिलेगा वो जो आपका होगा, इसको बोलेंगे आपका मिनिमम वेवलेंथ, जो होगा 912 एंगस्ट्रॉम। तो लाइमन सीरीज जो स्टार्ट होता है, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लें, वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये यहां से 912 एंड 12, तो ये मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। जो फर्स्ट लाइन होगा वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और n2 की जगह इंफिनिटी लेंगे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइमन। तो एग्जाम में आता है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो दे देगा, आपको कुछ भी देगा तो आप निकाल सकते हो। तो ये आपको पैटर्न बनना चाहिए। ठीक, अब हम बामर का बता देते हैं, और बाकी आप खुद निकाल लेना। चलिए बामर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो रहेगा, ये स्पेक्ट्रम को तो हमेशा बना के रखो आप। अब देखिए लास्ट में बता रहा हूं, बाकी आप तो बना ही लोगे। तो अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो लाइमन बनेगा, लेकिन अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो फर्स्ट में ना आके सेकंड में रुक जाए, तो अगर फोर्थ से थर्ड में आके रुक जाए या फिफ्थ से फोर्थ में आके, तो इस टाइप का डिफरेंट टाइप का ट्रांजिशन से जो वेवलेंथ एमिट होते हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता तो लाइमन बनेगा, थर्ड से सेकंड में आता है तो बामर बनेगा, फर्स्ट लाइन बनेगा, फोर्थ से थर्ड में आएगा तो पार्सन
फिर उसके बाद ब्रैकेट फुल, ऐसे। तो एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बामर सीरीज, ये विजुअल रीजन में आता है, ये दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम जिसको आप देख सकते हो, इसका जो रेंज होता है वायलेट टू रेड। तो अब हम बात करते हैं बामर सीरीज। तो हमारा एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू RH, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये 1/n1² माइनस 1/n2। तो ये इस टाइप का था, ये ऐसा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर सेकंड से फर्स्ट में आता है, ट्रांजिशन करता है ऐसा, तो बनेगा लाइमन। ठीक है, तो फर्स्ट में हर कोई आ रहा है, यहां से ये आएगा, यहां से जहां से भी अगर फर्स्ट में आके कोई रुक रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लो फर्स्ट एनर्जी स्टेट, तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज द लाइमन एंड दिस इज द लाइट बिटवीन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अगर मान ये हो गया फर्स्ट हुआ, अगर मान लो ये थर्ड से सेकंड में आ रहा है, या फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में, तो ये बनेगा बामर। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, ये विजिबल रीजन में आता है। ठीक, अगर मान लीजिए थर्ड से फोर्थ में आ रहा है, ये थर्ड से फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, सिक्स से थर्ड, यानी थर्ड में आके वो रुक जा रहा है, वो वहीं आके वो उसकी, यानी व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फोर्थ फिफ्थ सिक्स अप टू इंफिनिटी टू अ थर्ड ऑर्बिट, देन वी विल गेट द पाशन। ये होगा पाशन। अब ये फिफ्थ से सिक्स में आएगा, फर्स्ट लाइन के बारे में बात करें तो ये आपका ब्रैकेट, और सिक्स से फाइव में आएगा तो आएगा फुंड। तो इस टाइप का जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, देन वी गेट ऑब्टेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स। इस स्पेक्ट्रल लाइन को अलग अलग नाम दिया गया। अगर अल्ट्रावायलेट रेंज में तो उसको बोलेंगे लाइमन, अगर विजुअल रेंज में तो उसको बोलेंगे बामर, एंड IR रेंज में तो उसको बोलते हैं पाशन, ब्रैकेट एंड फुंड, तीन अलग। तो अब ये बामर का आप देखिए, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। बामर का निकाल लेते हैं। बामर क्या है, 1/λ, ये तो फॉर्मल ये है। तो ये क्या बोल रहा है, एंड 1 की जगह आप लिखेंगे सेकेंड। बामर का बनता सेकेंड, यानी कोई भी अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अप टू इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो ये बनेगा n1 इक्वल टू 2 एंड वी टेक n1 इक्वल टू एंड n2 इज इक्वल टू 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट लाइन बनेगी, वेन n2 इज इक्वल टू 2, और n1 तो 2 रहेगा ही हमेशा, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। और ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट। तो इसको निकाल लेते हैं 1/λ और h, फर्स्ट लाइन को निकाल रहे हैं, सबसे लंबा रहेगा, यानी इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम होगी। 1/n1, ये फार्मूला है n1 यानी 2², और ये माइनस फर्स्ट n2 की जगह 2 रखेंगे, सॉरी मैं गलत लिख दिया यहाँ पर, n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट लाइन ऐसा मिलेगा 3 4 5, यानी 3 4 5 से सेकंड में आएगा तो ये बामर बनेगा, ये 3²। फर्स्ट लाइन ये बना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो RH, और ये होगा 1/4 माइनस 1/9, इसको सिंप्लीफाई करिए तो RH, ये हो गया 9 और ये 4, 9 माइनस 4 और ये 36, तो ये आपका आ जाएगा RH इक्वल्स टू 5/36। इज द वेव नंबर 1/λ। तो इसको रिवर्स करोगे तो ये होगा
36/5 RH, और ये जो बनेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है, यानी जो ये तो कांस्टेंट है, यानी ये थर्ड फोर्थ, यानी थर्ड से 2 में आ रहा है तो फर्स्ट लाइन मिलेगा, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है तो सेकंड लाइन मिलेगा, 5 से सेकंड में आ रहा है तो थर्ड लाइन मिलेगा, इन्फिनिटी से सेकंड में आ रहा है तो सीरीज लिमिट खत्म हो जाएगा। तो ये होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी 36/5 RH, इसको सॉल्व कर सकते हो। इस सीरीज का लिमिट कहां तक है वो लास्ट निकाल लेते हैं। तो वो कितना होगा स्टूडेंट, देखिए, तो हम कुछ मिटा सकते हैं तो मिटा लेते हैं, चलिए। हाँ, ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए बामर सीरीज का लिमिट निकाल लेते हैं, लास्ट लिमिट कहाँ तक, विजुअल स्पेक्ट्रम नहीं रहता वो, ये विजुअल में आएगा बामर, बाकी 3 IR और ये UV। तो 1/λ, अब ये क्या है, N1 जो सेकंड, N1 तो 2 ही रहेगा, यानी सेकंड ऑर्बिट में आना है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप्स फ्रॉम थर्ड, 4, 5, 6 ऐसा करके, अगर ये थर्ड से सेकंड में आ रहा तो फर्स्ट लाइन बनेगा, फोर्थ से सेकंड में सेकंड लाइन बनेगा, लेकिन इसका जो लास्ट लिमिट होगा, सीरीज लिमिट होगा, वो देखते हैं, इन्फिनिटी। तो देन N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी हायर एनर्जी, हायर ऑर्बिट से, बहुत ही दूर के ऑर्बिट से वो सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो हमको बामर सीरीज का वेवलेंथ पता चल जाएगा। तो ये कितना होगा, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/2² माइनस 1/∞²। तो फाइनली वी विल राइट, हम लिखेंगे इसको, तो ये जो होगा, ये जो होगा क्या होगा, 1/λ, और ये होगा RH, और ये होगा, ये 1/4 यानी 4 हो जाएगा सीधा। तो λ इज इक्वल टू 4/h, तो ये होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम। तो हर सीरीज का एक होता है मैक्सिमम वेवलेंथ और एक होता है मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। इसको, तो ये मिनिमम वेवलेंथ और ये मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम कब मिलेगा, जो फर्स्ट लाइन ऑफ दैट सीरीज, फर्स्ट लाइन। और मैक्सिमम कब मिलेगा, जब हम N2 की जगह इन्फिनिटी रखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आज का जो लेक्चर है, बाकी आप खुद निकाल सकते हो, एक चार्ट बना देता हूं मैं आपकी हेल्प के लिए। चलिए जल्दी, चलिए बना देता हूँ। ये इसको तो नहीं मिटाता क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है ये। तो फाइनली एक चार्ट बना देते हैं बहुत जल्दी, और बाकी जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो नीट और डिफरेंट IIT मेंस में आए, उसको अपन देंगे। तो ये हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला कैसे आता है, उस तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा एक चार्ट बनाए थे, चलिए स्टूडेंट, तो हम अपनी सुविधा के लिए, आप लोग की सुविधा के लिए एक चार्ट बना देता हूँ। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट एंड फाइनल, तो फिर ये आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वेव नंबर का, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज RH, ये है हमारा 1/N1² माइनस 1/N2²। बस। तो ये जो है आपका लाइमन सीरीज। तो स्टार्टअप है तो मतलब N1 को आप 1 लोगे और N2 को वैल्यू वेरी करेगा फ्रॉम 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अगर यहां से यहां आता है तो बोलते हैं फर्स्ट लाइन, यहां से यहां आता है तो सेकेंड लाइन, और यहां से यहां आता है तो थर्ड लाइन बोलेंगे। तो फर्स्ट लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लेकिन अगर ये इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगा तो ये बनेगा
मिनिमम वेवलेंथ, और ये बनेगा फर्स्ट लाइन मैक्सिमम वेवलेंथ। बस खत्म। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द सेकंड थर्ड अप टू इंफिनिटी टू द फर्स्ट लोअर एनर्जी या फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट द लाइमन सीरीज। एंड दिस सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है ये, है ना, बहुत एनर्जेटिक रहता है रेडिएशन। इसका जो सीरीज लिमिट है मैंने निकाला था, ये आपका रहता है, यहाँ से चलेंगे तो 912 से लेकर 1212 एंगस्ट्रॉम, यानी ये इसके नीचे आ रहा है। ये लाइमन हुआ। बामर का चाहिए ये, तो ये N1 यहाँ पर हमने 1 ले लिया था, अब यहाँ 2 लेना पड़ेगा, और ये आपका N3 N3 लिखा, N2 हो जाएगा 3 4 5, ये बढ़ता जाएगा एक ठो, यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, यहाँ 3 से। अगर यहाँ से यहाँ आता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन, एंड दिस लाइन इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, L मैक्सिमम होगा। और इन्फिनिटी से अगर यहाँ आता है तो ये बनेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लेमडा मिनिमम बनता है। तो हर सीरीज का आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का नॉलेज चाहिए, तो कुछ नहीं है, वो आपको बता दिया। बामर के बाद ये विजुअल स्पेक्ट्रम में आता है, उसके बाद पाश्चन, ये N1 की जगह अब ये यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ था, अब ये 2 में स्टेबल हो गया, 2 अब ये 3 ले हो गया, ये कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ जो वेरी कर रहा है N2, यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 3 की जगह 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो फर्स्ट लाइन बनेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ द पार्शियल सीरीज, और ये आएगा आपका IR रीजन में। तो और ये होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, M मैक्सिमम होगा। लेकिन इन्फिनिटी से थर्ड यानी फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन मिलेगा एंड विच इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा, यानी लोअर एनर्जी रहेगा इस रेंज का। और इन्फिनिटी से थर्ड में आ रहा है तो ये बनेगा मिनिमम। तो ऐसी हर का ले लेना है। पार्शन के बाद ब्रेकेट, तो ये N1 की जगह आप लोगे 4, और N2 वेरी करेगा, अब यहाँ 5 से स्टार्ट होगा 4। तो अगर 5 से 4 में आ रहा है तो ये बनेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और इन्फिनिटी से यहाँ आएगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और है ना। उसके बाद फुंड का N1 हो जाएगा 5 से स्टार्ट होगा, और N2 स्टार्ट होगा 6 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ द फुंड सीरीज, ये फर्स्ट लाइन बनेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और यहाँ से इन्फिनिटी से 5 में आएगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर था बोहर एटॉमिक मॉडल पर, ये 4th वीडियो है मेरा। फर्स्ट वीडियो मैंने उसका कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसको अप्लाई किया हाइड्रोजन एटम पर, उसकी रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी। और आज का जो हमारा 4th लेक्चर है बोहर एटॉमिक मॉडल का, वो था बोहर इंटरप्रिटेशन था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रल लाइन यानी जब एनर्जी रेडिएट होता है, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, वो पूरी की पूरी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर रेडिएट करता है। तो रेडिएशन बाहर रेडिएट होने मतलब डिफरेंट वेवलेंथ का आपको रेडिएशन मिलेगा आपको, और किस रेंज में क्या होगा इट डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप किया, हायर ऑर्बिट से किस लोअर ऑर्बिट में कर रहा है। अगर फर्स्ट में कर रहा है तो लाइमन, हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट कर रहा है तो बामर, फिर हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कर रहा है तो पार्शन, फिर इसी टाइप का। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि लोगों को भी इसका नॉलेज मिले। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।